हेलो गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। आज हम बात करेंगे 9 जून 2026 तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की। मेरा नाम है विकास शर्मा। क्वेश्चन ऑफ द डे से शुरुआत करते हैं। आरबीआई ने किस वर्ष जो है अपने ऑपरेशंस जो है वो स्टार्ट किए थे। तो ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है आपसे, तो आप लोग एक बार ट्राई करेगा कि सही आंसर आपके लिए क्या लग रहा है यहाँ पर। बाकी हमारी टीम जो है वो इस क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर आपके लिए रिप्लाई कर देगी। The Jan Samarth portal, which recently completed 4 years, currently facilitates how many credit linked government schemes? तो अभी जो जन समर्थ पोर्टल है वो भारत सरकार का एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। तो इसने जो है अपने 4 साल पूरे कर लिए हैं और राइट नाउ वर्तमान में कितनी क्रेडिट लिंक सरकारी योजनाओं की सुविधा जो है ये प्रदान आपको कर रहा है। तो अभी इस समय ये 16 ऐसी स्कीम्स हैं जो जन समर्थ पोर्टल के द्वारा जो है लिंक्ड हैं। आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताना चाहूँगा कि पहले क्या होता था, लोगों को लोन के लिए ना अलग अलग बैंकों में जाना पड़ता था, लेकिन अब जो है ये एक ही जगह सिंगल विंडो पर सारी जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उनको ये उपलब्ध कराता है। मतलब ये जो पोर्टल है जन समर्थ पोर्टल, इसमें क्या होगा कि आपकी एलिजिबिलिटी चेक करेगा और जल्दी लोन अप्रूवल कर देगा, जिससे जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं इसका आपको एडवांटेज यहाँ पर मिल सके। तो इस वजह से जो है ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहती है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ये 4 ईयर्स इसने अपने ऑपरेशंस के जो है वो यहाँ पर कंप्लीट कर लिए और इसके अंदर 16 जो अलग अलग तरीके की क्रेडिट लिंक सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स हैं वो इसके साथ इंटीग्रेटेड है, जिसमें एग्रीकल्चर, एमएसएमई, हाउसिंग एंड रिन्यूएबल एनर्जी ये शामिल हैं। और ये 8 अलग अलग रीजनल भाषाओं में बेसिकली काम यहाँ पर करता है। तो इससे क्या होगा कि जो ग्रामीण इलाके के लोग हैं वो भी आसानी से जो है कम्युनिकेट कर सकते हैं और अपना जो लोन है वो यहाँ पर ले सकते हैं। एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगा कि जब ये पोर्टल 16 अलग अलग सरकारी योजनाओं को एक साथ जोड़ रहा है ताकि लोगों को बैंकों के चक्कर भी कम काटने पड़े, और 2022 में इसकी जो है शुरुआत हुई थी। 2022 में इसको लॉन्च किया गया था और इस पोर्टल ने अब तक 2.76 लाख करोड़ का जो लोन है ये अब तक मंजूर यहाँ पर किया हुआ है। ठीक है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि कितना लोन दिया गया है। तो 2.76 लाख करोड़ का लोन जो है वो इसने अभी तक दिया है। तो फाइनेंशियल इम्पैक्ट जो है वो काफ़ी अच्छा है। और आपसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन ये पूछाएगा कि कब इसको लॉन्च किया गया था। पोर्टल का नाम क्या है? जन समर्थ पोर्टल। 2022 में इसको लॉन्च किया गया था और 4 साल इसके पूरे हुए हैं जून 2026 में। ठीक है, अलग अलग तरीके से इसमें जो आवेदन है वो आए थे 54.10। इतने लाख लोन के एप्लीकेशन जो है वो यहाँ पर आए। डिजिटल मंजूरी जो है वो इन्होंने दी 49.95 लाख एप्लीकेशन की। तो इसका जो रेशियो है वो भी यहाँ पर काफ़ी अच्छा खासा है। और जो लोन का डिसवर्सल अमाउंट है वो 2.76 लाख करोड़ का यहाँ पर हुआ है। तो ये चीज़ जो है एक तरीके से फाइनेंशियल इंक्लूजन जो है उसको एक अंडरस्कोर कर भी रही है और आगे जो है बूम पर ये चीज़ें देखने को मिलेंगी भी। ठीक है, और अलग अलग अगर मेंबर लीडिंग इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो 269 इसके जो ऋण देने वाली जो संस्थानें होती हैं, जो लोन देने वाली संस्थान होती हैं, वो इतनी यहाँ पर सदस्य हैं, इसकी इतनी मेंबर्स हैं। ये आपके लिए हमने की हाइलाइट्स प्रोवाइड करा रखे हैं, इसको आप एक बार गो थ्रू कर लेंगे तो आपको बहुत सारा जो रिवीजन फॉर्मेट है वो एक ही बार में देखने को मिलेगा। और ये एप्लीकेशन में पीडीएफ में आपको मिल जाएगा, तो उसकी टेंशन मत लेना। ऐप पर जाओगे आपको पीडीएफ मिलेगा। हमारा करंट अफेयर्स का ईयरली सब्सक्रिप्शन है, उसमें सारी पीडीएफ आपको डेली बेसिस पर मिल जाती हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है ताकि आप ऐप को डाउनलोड कर लें और ऐप को डाउनलोड करने के बाद में आप डायरेक्टली वहाँ पर जा सकते हैं। ओके, Who among the following Indian wrestlers won gold medals in the men's freestyle category at the उलान बातर ओपन 2026? तो ये एक रेसलिंग का काफ़ी बड़ा टूर्नामेंट होता है। तो इस रेसलिंग के टूर्नामेंट में भारत ने एक बहुत बढ़िया प्रदर्शन यहाँ पर कराया। फ्री स्टाइल कुश्ती में जो है स्वर्ण पदक जीतने वाले जो पहलवान हैं उनका नाम आपको बताना है। तो ये दिनेश धनकर एंड दीपक, तो इन लोगों ने जो है यहाँ पर काफ़ी बेहतर प्रदर्शन कराया भारत की तरफ से और 16 जो मेडल्स हैं वो भारत को यहाँ पर मिले हैं। तो इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि किसको क्या क्या मेडल मिला हुआ है, जिसमें 8 गोल्ड मेडल जो है वो अपने शामिल हैं और टोटल ये जो है 16 नंबर्स का आंकड़ा यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। ठीक है,
तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि टोटल जो मेडल हैं वो हैं हमारे 16 और जिसमें से 8 जो हैं वो हमारे गोल्ड मेडल हैं। और दिनेश धनखड़ 125 किलोग्राम वर्ग में और दीपक ने 61 किलोग्राम वर्ग में जो है गोल्ड मेंस की फ्री स्टाइल कैटेगरीज है उसमें यहाँ पर जीता है। और सुमित और मोहित कुमार हैं, इन्होंने भी टैली में अपने ब्रॉन्ज मेडल जो है वो यहाँ पर हासिल किए। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा इस चीज़ को जानना भी। और करंट अफेयर्स में तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया जाता है कई बार कि जो उलन बातारो ओपन 2026 है वो किस खेल से संबंधित है, तो ये जो है रेसलिंग से संबंधित है। ठीक है, कितने भारत ने स्वर्ण पदक, कितने गोल्ड मेडल जीते हैं, तो 8 गोल्ड जीते हैं। पूरी लिस्ट मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। जो मेंस की फ्री स्टाइल की जो कुश्ती है, ठीक है, उसमें आप देखेंगे दिनेश धनखड़ 125 किलोग्राम और मेंस फ्री स्टाइल में दीपक हैं 61 किलोग्राम और मेंस फ्री स्टाइल में सागर जगलान है 74 किलोग्राम। इसके बाद वुमेन्स हैं 3 लोग, इन्होंने जीता है यहाँ पर, इनके नाम मैंने मेंशन कर दिए हैं। और ग्रेको रोमन और ये एक कैटेगरी रहती है, इसमें सुनील कुमार और नीतीश कुमार, इन्होंने 87 और 97 किलोग्राम भार में ये जो गोल्ड मेडल अपने नाम पर किया है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण जो है प्रतियोगिता थी और ये हुई कहाँ पर थी, मंगोलिया में। ठीक है, मंगोलिया में ये प्रतियोगिता हुई थी और इसमें भारतीय पहलवानों ने काफ़ी अच्छा अपना दमखम दिखाया और भारत ने इतने गोल्ड मेडल जीते हैं, तो ऑब्वियसली भारत का जो गौरव है वो यहाँ पर काफ़ी ऊपर आया हुआ है। ठीक है, और एक चीज़ और ध्यान रखना कि जो यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग है, ये एक जो कुश्ती होती है ना रेसलिंग, इसका एक पूरा अंतर्राष्ट्रीय फोरम होता है। तो दुनिया भर में जितनी भी कुश्ती की प्रतियोगिताएं होती हैं ना, वो सारी की सारी जो है डील किसके द्वारा होती हैं, UWW के द्वारा। ठीक है, और फ्री स्टाइल और ग्रीको रोमन जो है ना, अलग अलग कुश्तियों के टाइप होते हैं, तो जिसमें अलग अलग तकनीकी का इस्तेमाल होता है। तो ग्रीको रोमन में अलग तकनीकी का इस्तेमाल करते हुए जो है दांव पेच यहाँ पर किए जाते हैं। जून 2026 में अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने किस इतालवी खिलाड़ी को हराकर अपना पहला ग्रैंड स्लैम जो है वो यहाँ पर जीता है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि अलेक्जेंडर जो ज्वेरेव हैं, इन्होंने पहला अपना ग्रैंड स्लैम जीता है जून 2026 में। तो कौन से जो इटालियन प्लेयर हैं जिनको यहाँ पर हराया, तो आपको बताना चाहूँगा ये जो अलेक्जेंडर ज्वेरेव हैं ये जर्मनी के टेनिस प्लेयर हैं और जो फ्रेंच ओपन था तो इसमें इन्होंने जो है अपना एक नया ग्रैंड स्लैम हासिल किया है और इन्होंने जो है फ्लेवियो कोबुली इनको हराकर जो है ये इटली के एक स्पोर्ट्स पर्सन हैं और इनको कड़े मुकाबले में हराकर अपने नाम पर ये जीत यहाँ पर की है। अब आपको बताना चाहूँगा कि ये कई मायनों में जीत बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो अलेक्जेंडर ज्वेरेव हैं इन्होंने अपना पहला खिताब भी यहाँ पर जीता है। तो ये फ्रेंच ओपन जो है तो इसमें इनको पहला टाइटल जो रोलैंड गॉरेस है इसमें इनको मिला है पेरिस में। और ये जीत इसलिए भी ऐतिहासिक है क्योंकि 1966 में बोरिस बेकर के बाद जो ज्वेरेव ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले जर्मन जो पुरुष खिलाड़ी हैं वो यहाँ पर बन गए हैं। ये कुछ शॉर्ट की हाइलाइट्स होती हैं, तो ये भी आप लोग यहाँ पर नोट कर सकते हैं। फाइन। इंडियाज़ फर्स्ट इलेक्ट्रिक हाइड्रोफॉयल फ्लाइंग बोट जिसको बोलते हैं कैंडेला P12 हैज़ बिन लॉन्च इन विच सिटी। आपसे यहाँ पर क्वेश्चन कहा गया है कि भारत की जो पहली इलेक्ट्रिक हाइड्रोफॉयल जो फ्लाइंग बोट है वो किस शहर में लॉन्च की गई। तो आपको बताना चाहूँगा कि जो भारत की पहली इलेक्ट्रिक फ्लाइंग बोट है, उड़ने वाली जो नाव है जिसे कैंडेला P12 भी कहा जाता है, तो ये मुंबई में इसका लॉन्चिंग ऑफिशियली जो है वो यहाँ पर किया गया है। अब होगा क्या कि ये नाव पानी के ऊपर से उड़ती हुई चलती है, क्योंकि इसमें खास जो हाइड्रोफॉयल तकनीक है उसका इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है जो इसे लहरों से ऊपर उठा देती है। तो ये नाव जो है वो डीजल की जगह जो इलेक्ट्रिक है इससे चलेगी और प्रदूषण बिल्कुल भी नहीं करेगी। तो मुंबई में जो समुद्री सफ़र जो है वो और भी ज़्यादा तेज़ और आरामदायक यहाँ पर हो जाएगा। तो ये जो कैंडेला P12 है इसकी ऑफिशियल लॉन्चिंग मुंबई में हुई है, तो ये चीज़ आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। और आपको बताना चाहूँगा कि हाइड्रोफॉयल में बेसिकली क्या होता है, नाव के जो नीचे है लगे पंखे जैसा एक स्ट्रक्चर होता है। तो क्या होता है कि जो तेज़ गति पर नाव को पानी की सतह के ऊपर उठा देती है। और जीरो एमिशन क्यों है, क्योंकि ये किसी भी
पेट्रोल और डीजल से नहीं चलने वाली है, ये इलेक्ट्रिक से चलने वाली है, ठीक है। और फ्रिक्शन, इसमें फिजिक्स का इस्तेमाल होता है, क्योंकि जब नाव का निचला हिस्सा जो है वो पानी को छूता है तो पानी उसे रोकने की कोशिश करता है, तो इसी वजह से जो फ्रिक्शन होता है और जो फ्लाइंग बोट है वो इसे कम कर देती है, ठीक है। तो ये एक अलग हाइड्रोफॉयल टेक्नोलॉजी जो है यूज़ हो रही है, तो आपसे पूछा भी जा सकता है। और इसकी इनिशियल ऑपरेशन जो है वो कैंडेला P12 मुंबई में शेड्यूल है फॉर द गेटवे ऑफ इंडिया टू एयरबग और एंड द गेटवे ऑफ इंडिया टू एलिफेंटा केव्स रूट। तो इन रूट्स पर जो है इसको यहाँ पर से जो है चलाया जा रहा है, ताकि जो ट्रेवल टाइम है वो भी कम हो सके, और जो ट्रेडिशनल फेरीज हैं वो ज़्यादा टाइम तो ऑब्वियसली लेती ही हैं, ठीक है। तो उस वजह से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहेगा। विश्व महासागर दिवस 2026 का मुख्य थीम यहाँ पर क्या है? क्वेश्चन ये पूछा गया है कि पूरे वर्ल्ड वाइड में जून का जो सेकेंड वीक होता है, इसमें कई अलग अलग डेज जो है वो सेलिब्रेट किए जाते हैं। तो उसमें से जो है वर्ल्ड ओशियन डे, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो वर्ल्ड ओशियन डे की जो थीम है वो है री इमेजिन बियॉन्ड द वर्ल्ड वी नो अ न्यू रिलेशनशिप विद और ओशियन। तो ये इसकी थीम यहाँ पर रखी गई है। अब आपको पूरी जो कहानी है वो यहाँ पर मैं समझा दे रहा हूँ। जो वर्ल्ड ओशियन डे है ये 8 जून को सेलिब्रेट होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि 8 जून को वर्ल्ड ओशियन डे ये है। इसकी थीम इंपॉर्टेंट है, यूनाइटेड नेशंस के द्वारा जो है इसको मान्यता दी गई है, और थीम है री इमेजिन बियॉन्ड द वर्ल्ड वी नो अ न्यू रिलेशनशिप विद और ओशियन। फिर आ जाता है वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, ये 7 जून को मनाया जाता है। इसको WHO ऑर्गेनाइज करता है एंड FAO के द्वारा, और इसमें बेसिकली मेन एम्फेसाइज होता है फूड सेफ्टी जो है इसके ऊपर। तो थीम है फ्रॉम बर्डन टू सॉल्यूशंस सेफ फूड एवरीवेयर। तो ये जो थीम मैं यहाँ पर आपको मेंशन करके देता हूँ, ये आप ज़रूर से ज़रूर यहाँ पर कर लीजिएगा, राइट। और इसके बाद जो नेक्स्ट डे है वो भी जून 8 को सेलिब्रेट होता है, इसको हम लोग बोलते हैं वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे। तो जो वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे है ये जर्मन ब्रेन ट्यूमर एसोसिएशन के द्वारा जो है इनिशिएटेड किया गया था, और इसकी जो थीम है वो है अ क्लोजर लुक इज़ क्रूशियल। तो इसका जो मेन फोकस है वो है डायग्नोस्टिक गैप के ऊपर, तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। और इंटरनेशनल आर्काइव्स डे जो 9 जून को मनाया जाता है, ये जो इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ द आर्काइव्स है जिसको बोलते हैं ICA, तो ICA के द्वारा जो है इसको कोऑर्डिनेट किया जाता है, और ये 8 से 12 के बीच में जो है बेसिकली रहता है। और इस बार इसकी जो थीम है ये हैशटैग के साथ में है, ये है आर्काइव्स फॉर जस्टिस राइट्स मेमोरी एंड फ्यूचर्स। तो ये जो चारों इंपॉर्टेंट डेज हैं इनको आप लोग जो है ज़रूर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इनसे क्वेश्चन जो है आपके यहाँ पर बन सकते हैं। जून 2026 में पश्चिम बंगाल किस प्रमुख केंद्रीय स्वास्थ्य योजना को लागू करने वाला देश का 36वां राज्य जो है वो यहाँ पर बन गया है। तो अभी आपको पता होगा कि बंगाल में जैसे ही सत्ता परिवर्तन हुआ तो वहाँ पर ये भी कहा गया था कि जो सेंट्रल की स्कीम्स हैं उनको भी यहाँ पर लागू किया जाएगा, बट अब जो है फाइनली उनको जो है लागू कर दिया गया। तो जून 2026 में जो हमारे यहाँ का आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है वो यहाँ पर अप्लाई कर दी गई है, ठीक है। तो इसके लिए जो MOU था उसके ऊपर हस्ताक्षर भी हो चुके हैं। तो अब पश्चिम बंगाल जो है वो 36वां ऐसा राज्य बन चुका है जिसमें पूरी तरीके से भारत में सुरक्षा का जो दायरा है वो यहाँ पर इंक्रीज़ होगा। और इसमें जो है ये जो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है इसको यहाँ पर चालू किया जा रहा है। तो इसमें क्या होगा कि जितने भी फैमिलीज़ हैं इनके लिए 5 लाख रुपए तक का जो इलाज है हर परिवार को वो यहाँ पर मिलेगा। तो उसकी बात की गई 5 लाख पर फैमिली पर ईयर, ठीक है। तो ये यहाँ पर रहता है। और दूसरी चीज़ जो है जो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी NHA और जो गवर्नमेंट है स्टेट गवर्नमेंट उनके बीच में जो है एक MOU होता है, और किसी भी इम्पेनल्ड अस्पताल में 5 लाख तक का जो कैशलेस इलाज है वो यहाँ पर कराया जा सकता है। 2018 में ये योजना शुरू हुई थी, और आपको पता होगा कि पूरे भारत में अब ये लागू है बेसिकली, लेकिन कुछ जगह पर इस योजना को नहीं लागू किया जा रहा था। जैसे कि दिल्ली जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी तो उनका कहना था कि हमारे पास इससे बेहतर स्कीम है, इसलिए हम हॉस्पिटल्स में ज़्यादा बेहतर फैसिलिटी प्रोवाइड करा रहे हैं। वेस्ट बंगाल में भी यही चीज़ थी, वो भी नहीं इस चीज़ को जो है अप्लाई करा रहे थे, ठीक है। तो बट अभी जब सत्ता परिवर्तन हुआ तो दिल्ली में भी ये चालू हो चुका, मोहल्ला क्लिनिक जो थे वो बंद हो गए, तो उनकी जगह जो है इन्होंने अब अपना जो नया इनिशिएटिव है वो अपना यहाँ पर अप्लाई कर रखा है, ठीक है।
विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक जिसको बोलते हैं एफपीआई, ठीक है। तो जो एफपीआईज होते हैं इसको फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स कहते हैं। तो इनके पंजीकरण और नियामक निरीक्षण के लिए भारत में कौन सा जो वैधानिक निकाय है वो प्राइमरी रूप से रिस्पॉन्सिबल है। तो कहा गया कि कौन सी स्टेचुरी बॉडी जो है वो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल है फॉर द रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेटरी ओवरसाइट ऑफ द फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स इन इंडिया। तो आपको बताना चाहूँगा कि जितना भी जो शेयर मार्केट से रिलेटेड काम होता है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल मार्केट, तो भारत में जो कैपिटल मार्केट का रेगुलेटर है वो है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। मनी मार्केट का रेगुलेटर जो है वो आरबीआई है और इंश्योरेंस का जो रेगुलेटर है वो है आईआरडीएआई। तो ये अलग अलग जो स्टेचुरी बॉडीज़ होती हैं ये रिस्पॉन्सिबल होती हैं कंप्लीटली रजिस्ट्रेशन हो, चाहे वो फॉरेन पोर्टफोलियोज़ का ऊपर जो एक तरीके से पूरी उनकी जो है निगरानी करना हो, तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो सेबी के पास में यहाँ पर होती हैं। तो अभी ये चर्चा में क्यों आया, क्योंकि आपको बताना चाहूँगा कि रिसेंट में जो जून 2026 का जो पहला हफ्ता है इसमें जो एफपीआईज होते हैं, फॉरेन जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स होते हैं, इन्होंने भारतीय शेयर बाज़ार में लगभग जो है 42,927 करोड़ की एक भारी जो है बिकवाली यहाँ पर की है। तो इस साल 2026 में जो विदेशी निवेशक हैं इन्होंने कुल 2.67 लाख करोड़ के जो शेयर्स हैं वो यहाँ पर बेचे हैं। पिछले साल 2025 की जो बिकवाली बोलते हैं ना, इसको एक टर्म बोलते हैं बिकवाली, जब शेयर्स बेचे जाते हैं तो उससे काफ़ी ज़्यादा है। और भारतीय सरकारी बॉन्ड में जो है वो लोग पैसे भी लगा रहे हैं। और आपको बताऊंगा कि जो रुपए है इसकी हालत काफ़ी नाजुक है। तो आरबीआई और सेबी जो है बाज़ार को स्थिर करने के लिए लगातार बड़े कदम से यहाँ पर उठा रहे हैं। तो आपको बताना चाहूँगा कि इस बार जो रुपए में गिरावट है वो 6% है। और आप देखेंगे कि जो विदेशी निवेशक हैं तो इनकी वजह से जो आरबीआई ने रेपो रेट जो है उसको स्थिर यहाँ पर रखा, रेपो रेट को उन्होंने नहीं बढ़ाया, क्योंकि अभी जो हमारी इकॉनमी है वो थोड़ी सी ट्रैक पर नहीं है। और सेबी और जो ऐसे संस्थान हैं ये निवेशकों को भरोसा जो बना रहे, ताकि उसके लिए ये लगातार जो नियम है इनको भी काफ़ी जो है ये टाइट कर रहे हैं इस समय। तो इन्होंने जो रेपो रेट है उसको भी नहीं बढ़ाया। तो ये कई मायनों में न्यूज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट यहाँ पर रहती है, ठीक है। तो ये चीज़ आप जो है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस आपसे पूछा जा सकते हैं, तो उनको आप जो है यहाँ पर नोट कर सकते हैं, राइट। और दूसरी चीज़ क्या है कि इसमें कई सारे ऐसे फैक्टर हैं जो आपको पता भी होने चाहिए। एक्चुअली क्या होता है कि क्वेश्चन एग्जामिनेशन में वो ये पूछ लेगा आपसे कि जो विदेशी निवेशक हैं इनके लिए बॉन्ड में निवेश करने का कौन सा जो रास्ता है वो इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इनका जो FAR रूट होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं फुल्ली एक्सेसिबल रूट्स, ठीक है, तो वो इसका इस्तेमाल यहाँ पर करते हैं। तो कई बार पूछा जाता है कि ये जो फुल्ली एक्सेसिबल रूट ये FAR है क्या। तो लिखा है ना कि FAR रिमेन्स एक्टिव बायर्स इन इंडियन बॉन्ड्स इजेक्टिंग ओवर 2600 करोड़ थ्रू द फुल्ली एक्सेसिबल रूट। जो FAR होता है ना, इसके थ्रू ये करते हैं, ओके। तो ये चीज़ जो है आपके लिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट रहेगी एग्जामिनेशन में। यहाँ से भी पॉइंट्स जो हैं वो आपके कई बार पूछ लिए जाते हैं, राइट। और आपको बस इतना याद रखना है कि जो FPI की जो बिकवाली है वो है 42,927 करोड़ की, ठीक है। और 2026 में कुल FPI आउटले जो है वो है 2.6 लाख करोड़ से अधिक का है। और जो बॉन्ड में निवेश है FAR के थ्रू वो कितना है, 2600 करोड़ का जून की शुरुआत में। और रुपए आपने पता 95+ यहाँ पर चल रहा है, अभी रेपो रेट को स्थिर किया गया। तो ये यहाँ पर ओवरऑल इनसाइट है इस पूरे न्यूज़ का। महा वाटर मिशन के लिए आवंटित कुल जो फाइनेंशियल आउटले है वो यहाँ पर कितना रखा गया है। तो ये जो रखा गया है 200 करोड़ का, ठीक है। तो ये नोट कर लीजिएगा, 200 करोड़ का जो आउटले है वो यहाँ पर रखा गया है इस महा वाटर मिशन के लिए, ठीक है। अब ये बेसिकली महा वाटर मिशन क्या है समझ लेते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने जो महा वाटर मिशन है, इसको बोलते हैं महाजल मिशन, इसको शुरू किया है। इसके लिए 200 करोड़ का इन्होंने बजट रखा है। इनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव यही है कि किसी तरीके से जो पानी है इसके मैनेजमेंट को और भी बेहतर बनाना, और इसके लिए उन स्टार्टअप्स की मदद ली जाएगी जो वाटर टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट ये चाहती है कि पुरानी पानी बनाने वाली, जो पुरानी पानी बचाने वाली जो तकनीकी हैं उसमें भी हम नई तकनीकी को जोड़ें, ताकि ज़मीन के नीचे जो पानी को ख़त्म होने से रोका जा सके, पानी को रिसाइकिल किया जा सके और पानी के डिस्ट्रीब्यूशन को और भी ज़्यादा यहाँ पर स्मार्ट बनाया जा सके, ठीक है। तो ये जो जल जीवन मिशन है, हर घर जल, इस इनिशिएटिव के साथ में ये है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कौन से सरकार ने अभी इसको शुरू किया है। तो महाराष्ट्र ने ये किया है और इसके 200 करोड़ का इन्होंने रखा हुआ है।
ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर इम्पॉर्टेंट आपके लिए रहेगी। ओके, अच्छा एक चीज़ है कि ग्राउंड वाटर डिप्लीशन क्या होता है। कई बार आपसे न्यूज़ वगैरह में आपने देखा होगा, ग्राउंड वाटर डिप्लीशन का मतलब होता है कि जो ज़मीन के अंदर जो मौजूद पानी है इसके स्तर को लगातार जब ये नीचे गिर रहा है ना, तब हम लोग बोलते हैं कि डिप्लीशन जा रहा है, ग्राउंड वाटर डिप्लीशन है। ठीक है, और इंक्यूबेशन सपोर्ट का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई नया स्टार्टअप है तो इसको शुरुआती स्तर पर जो है अलग तरीके से फंड देकर जो है मदद करना। ठीक है, तो उन सब चीज़ों में जो ये इंक्यूबेशन सपोर्ट है उनको भी यहाँ पर दिया जा रहा है। ठीक है, जो स्टार्टअप्स हैं तो इनके लिए जो है काफ़ी इनकरेज यहाँ पर किया जा रहा है, जो लोग वाटर से रिलेटेड जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट अपना करते हैं। तो ये है की हाइलाइट्स, इसको आप एक बार देख सकते हैं। जून 2026 में दक्षिण कोरिया और जापान ने किस प्रकार का संयुक्त नौसैनिक अभ्यास फिर से शुरू किया, जो 9 वर्षों में पहली बार हुआ है। तो इन जून 2026 विच टाइप ऑफ द जॉइंट नेवल एक्सरसाइज डिड द साउथ कोरिया एंड जापान रिज्यूम फॉर द फर्स्ट टाइम इन द 9 ईयर्स। तो आपको बताना चाहूँगा कि दक्षिण कोरिया और जापान ने 9 साल बाद पहली बार एक संयुक्त रूप से समुद्री जो इनका एक एक्सरसाइज है और जो बचाव अभ्यास है जिसको सैरेक्स बोला जाता है, SAREX। तो सैरेक्स की शुरुआत यहाँ पर की है। तो राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी। ये एक जॉइंट मैरीटाइम सर्च एंड रेस्क्यू एक्सरसाइज है जिसको बोला जाता है सैरेक्स। ठीक है, तो ये जापान और जो साउथ कोरिया है इनके बीच में बेसिकली ये चीज़ है। ओके, तो आपको बताना चाहूँगा कि ये जो दोनों देश हैं इन्होंने इस जो दोनों देशों की नौसेना है इन्होंने बेहतर तालमेल और कोऑर्डिनेटिक रिस्पांस जो है वो यहाँ पर इस्टेब्लिश किया है। और साउथ कोरिया और जापान ने ये जब ये पहली बार जो 9 सालों में ये किया है सैरेक्स, तो ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। और जो इंटरनेशनल वाटर साउथ ईस्ट ऑफ द जेजू आइलैंड है वहाँ पर ये हेल्ड होता है, ये ड्रिल वहाँ पर होती है। और आपको पता होगा कि इन दोनों के बीच में जो ये एक बड़ा डिफेंस माइलस्टोन भी रहेगा, क्योंकि आप देखेंगे कि लगभग 2017 से बिल्कुल कोई भी एक्टिविटीज़ यहाँ पर नहीं हो रही थी। तो अब जो है इन्होंने 2017 के बाद से पहली बार 9 साल के बाद जो है काफ़ी बेहतर जो सैरेक्स एक्सरसाइज किए, तो इससे दोनों देशों के बीच में जो अच्छे संबंध हैं वो यहाँ पर इस्टेब्लिश होंगे। और ये आपको पता होना चाहिए कि इसमें जो मुख्य रूप से 2 जहाज़ हैं वो यहाँ पर कौन कौन से शामिल थे। तो दक्षिण कोरिया का जो है रॉक्स, जिसको बोलते हैं रॉक्स चियोनजावोंग, और जापान का जो है JS कॉन्गो। तो ये जो 2 अलग अलग जो जहाज़ हैं वो यहाँ पर थे। जापान का JS कॉन्गो था और ये था साउथ कोरिया का। ठीक है, साउथ कोरियन नेवी के ये था बेसिकली। ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है आपसे। जून 2026 में जो फ्रेंच ओपन रोलैंड गैरस जो संपन्न है, तो इसमें महिला एकल जो वुमेन सिंगल्स है इसका खिताब किसने अपने नाम पर यहाँ पर किया है। तो ये पूछा गया हु वॉन द वुमेन सिंगल टाइटल इन द फ्रेंच ओपन रोलैंड गैरस कंक्लूड इन द जून 2026। तो 19 साल की जो रूसी टेनिस स्टार हैं जिनका नाम है मीरा एड्रोबा, तो इन्होंने फ्रेंच ओपन में जो है अपना ये जो फ्रेंच ओपन जीता है और अपने कैरियर का पहला ग्रैंड स्लैम जो है वो भी यहाँ पर हासिल किया है। तो इनका नाम है मीरा एंड्रेवा। ठीक है, तो ये नाम इम्पॉर्टेंट है और ये रूस की हैं। मात्र 19 साल की आयु में इन्होंने ये कारनामा किया है, तो ये कई महीनों में एक बहुत बड़ी जीत भी है। और 1992 में जो है मेनका सेलेस के बाद में इन्होंने जो जिनका नाम है मीरा एड्रोबा, तो इन्होंने ये सबसे ज़्यादा यूथ चैम्पियन, यंगेस्ट चैम्पियन यहाँ पर बन चुकी हैं। तो ये चीज़ भी यहाँ पर इम्पॉर्टेंट रहने वाली है आपके लिए। ठीक है, तो ये नोट आप लोग कर लीजिएगा। ये की हाइलाइट्स हैं आपके लिए, तो ये PDF में भी आपको एज इट इज़ डेटा हमारा मिल जाएगा। Indian researcher Dr. Ronaldo Lestrom named as a massive newly discovered galaxy structure after which of the following। न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कहा गया है कि जो भारत के एस्ट्रोफिजिस्ट हैं डॉक्टर रोनाल्डो लेस्ट्रॉम, तो अभी इनके नेतृत्व में जो वैज्ञानिकों की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम ने ब्रह्मांड में एक बहुत ही पुरानी और विशाल गैलेक्सी जो है इसकी खोज यहाँ पर की है। तो पूछा गया है कि किसके नाम पर ये रखा गया है, तो ये है लोकटक लेक, इनके नाम पर बेसिकली रखा गया है। आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि ये जो बहुत ही आइकॉनिक स्ट्रक्चर है, बहुत ही प्राचीन जो संरचना है, इसको लोकटक जो प्रोटेक्लेस्टर इसका नाम यहाँ पर दिया गया है। ये मणिपुर की
एक बहुत ही प्रसिद्ध लोकटक झील है उसके नाम पर ये रखा गया है। तो ये न्यूज़ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और आपकी जीके के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस खोज को जो है जो सुबारू टेलीस्कोप है और जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है, तो इसका जो डेटा है इनका उपयोग करके जो है बेसिकली किया गया। तो इस पर्पज़ से जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहेगी। अच्छा, ये जो प्रोटो क्लस्टर है ये बेसिकली कुछ ऐसी की टर्म्स हैं जो आपको पता होना चाहिए। तो प्रोटो क्लस्टर का मतलब ये होता है कि जो गैलेक्सियाँ हैं, मतलब आकाश गंगाओं का एक बड़ा विशाल समूह, तो जो भविष्य में एक बड़े गैलेक्सी क्लस्टर के रूप में जो है डेवलप्ड होगा और ग्रेविटी के कारण जो है ये आपस में चीज़ें बंधी हुई हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रोटो क्लस्टर। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और है, फुमडिस। फुमडी जो है, फुमडी क्या होता है, जिसमें लोकटक झील में पाए जाने वाले तैरते हुए जो द्वीप है ना, जिनसे प्रेरित होकर जो डॉक्टर लैसराम ने इस क्लस्टर का नाम बेसिकली यहाँ पर रखा है, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा चर्चा में यहाँ पर है। ठीक है। और जो एस्ट्रोफिजिक्स बेसिकली जिसको बोलते हैं खगोल शास्त्री, तो जो हमारा स्पेस है और जो अलग अलग तरीके के वहाँ की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है उनके डेवलपमेंट और उनकी स्टडी करने वाली जो है ये एक साइंस की ब्रांच होती है जिसको हम बोलते हैं एस्ट्रोफिजिक्स। ठीक है। तो ये 3-4 चीज़ें इस टर्म्स में इंपॉर्टेंट है। बट आपको ये पूछाएगा कि लोकटक झील और इसको रामसर साइट्स का जो है वो भी ये मणिपुर की आइकॉनिक बैटलैंड्स रामसर लोकटक जो लेक है वो भी यहाँ पर स्टेटस मिला हुआ है, तो इसके लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट और भी ज़्यादा क्वेश्चन हो जाता है। Which article of the Indian Constitution deals with the office and appointment of the Advocate General of a state? ये क्वेश्चन अभी रिसेंट में क्या हुआ है कि जो पश्चिम बंगाल की जो सरकार है तो उन्होंने एक सीनियर एडवोकेट है, तो इनको राज्य का नया एडवोकेट जनरल नियुक्त किया गया। तो वो न्यूज़ भी इंपॉर्टेंट है, बट आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा सकता है कि भारत के जो कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से आर्टिकल के अंदर में ये पावर्स दी गई हैं ताकि जो एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट की नियुक्ति की जा सके और इनका जो ऑफिस है वो यहाँ पर मेंशन होता है। तो ये आर्टिकल 165 के अंतर्गत में बेसिकली रहता है। तो जो अनुच्छेद 165(1) जो है वो ये पावर्स हमें प्रोवाइड करता है कि हम सीनियर एडवोकेट जो जनरल हैं इनकी नियुक्त किया जा सके। तो ये एडवोकेट जनरल एजी जो है ये नियुक्त यहाँ पर हुए, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। और सुरजित नाथ मिश्रा जो है इनको यहाँ पर बेसिकली बनाया गया है। तो आपसे नाम यहाँ पर पूछा सकता है कि नाम क्या है, तो इनका जो नाम है ये है सुरजित नाथ जो है मिश्रा, ये नाम इंपॉर्टेंट है और ये एडवोकेट जनरल है कहाँ पर, वेस्ट बंगाल में। ठीक है। और आर्टिकल 165(1) जो है ये भारत का संविधान, ये गवर्नर को एक्साइज पावर करता है ताकि जो अपॉइंटमेंट है वो यहाँ पर हो सके गवर्नर के द्वारा। ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहेगा। What is the name of the new space suit being developed in collaboration with the NASA and the Axiom Space designed for the use at the lunar south pole? तो अभी क्या हुआ है कि नासा और जो एक्सियम स्पेस इनके साथ मिलकर विकसित किया जा रहा है इस नए स्पेस सूट का क्या नाम यहाँ पर रखा गया है। तो आपको बताना चाहूँगा कि लग्जरी फैशन ब्रांड है जिसका नाम है प्राडा। तो प्राडा और जो एरोस्पेस कंपनी है एक्सियोम, तो इन्होंने मिलकर जो अंतरिक्ष यात्री हैं इनके लिए एक खास लिक्विड कूलिंग एंड वेंटिलेशन गारमेंट LCVG यहाँ पर बनाया। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये बेसिकली जब इसको बनाया गया तो क्या होगा कि ये एक ऐसी हाईटेक जो ड्रेस होगी तो जिसे नासा के जो अंतरिक्ष यात्री हैं चंद्रमा की सतह पर जाने के लिए अपने स्पेस सूट जो एक्सियम इसके अंदर ये पहनेंगे। तो इसको बोला जाएगा एक्सियम एक्स्ट्रा वेहिकुलर मोबिलिटी यूनिट। ठीक है। तो ये आपसे यहाँ पर पूछा सकता है, इसका नाम है ये बेसिकली। ठीक है। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है और क्योंकि आपने देखा कि आजकल जो है साइंस बहुत ज़्यादा आगे तरक्की भी कर रहा है, तो जो हमारे एस्ट्रोनॉट्स बाहर जाते हैं, ऊपर जा रहे हैं, तो उनके लिए जो है एक बेहतरीन से बेहतरीन जो चीज़ें हैं वो मिलकर बनाया जा सकें। तो यहाँ पर प्राडा और एक्सियोम स्पेस ने मिलकर नासा के जो आर्टेमिस मिशन है तो इसके लिए एक कूलिंग स्पेस सूट इसकी जो है एक लेयर डिज़ाइन की है। तो इस पोशाक के साथ क्या होगा कि चंद्रमा पर जाने वाले यात्रियों को 8 घंटे तक सुरक्षित और आरामदायक जो है वो यहाँ पर फील देखने को मिलेगा। तो ये कई मायनों में ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहेगी।
और इसमें पानी की जो ट्यूब्स हैं इसका इस्तेमाल करके शरीर के तापमान को नियंत्रित किया जा सकता है। और ये जो तकनीक है वो नासा के चंद्रमा पर फिर से मानव भेजने के लक्ष्य को और भी ज़्यादा मजबूत बनाती है। तो ये चीज़ यहाँ पर इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो गारमेंट है उसकी जो क्रिटिकल इनर लेयर कंपोनेंट है उसका नाम क्या है। तो इसका नाम है एक्सम एक्स्ट्रावैक्यूलर मोबिलिटी यूनिट, ठीक है, इसको बोलते हैं AXEMU। तो ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में भी है और आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो नाम जो बहुत ज़रूरी है ये मैं यहाँ पर मेंशन कर दे रहा हूँ, ठीक है। For which film did the veteran actor Salim Kumar, who passed away in June 2026, receive the National Film Award for the Best Actor? आपसे यहाँ पर कहा गया कि दिग्गज अभिनेता और जो फिल्म निर्माता हैं सलीम कुमार, इनका कोच्चि में 57 वर्ष की आयु में जो है निधन हो गया। तो ये पूछा जा रहा है कि उनका जो सफ़र है वो केरल के नॉर्थ पॉरबर के एक शानदार मिमिक्री आर्टिस्ट के रूप में जो है वो यहाँ पर हुआ करता था। और अगर इनकी थोड़ी सी बात की जाए तो इनको जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला था। उस फिल्म का नाम था एडमिंटे मकान आबू, ठीक है। तो उनकी एक फिल्म थी अदमिंते मकान आबू, तो इसके लिए नेशनल अवार्ड मिला था। तो इनको काफ़ी ज़्यादा मतलब इंटरनेशनल लेवल पर भी तब से जाने लगा था, ठीक है। तो ये एक वेटरन एक्टर हैं, फिल्म मेकर हैं सलीम कुमार, और 57 वर्ष की आयु में जो है इनका निधन हो गया। तो ये चीज़ जो है आप थोड़ा सा ऑब्ituary सेक्शंस के लिए इम्पोर्टेंट भी है, इसको यहाँ पर रीड कर सकते हैं, राइट। दूसरी चीज़ क्या है कि इनकी जो अवार्ड विनिंग जो परफॉर्मेंस है वो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। तो इस चीज़ को आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, ठीक है। और जो सिनेमैटिक डेब्यू है वो 1997 में इनके द्वारा जो है किया गया था। और ये एक ऐसे कलाकार थे जो दूसरों की आवाज़ और बात करने का तरीका और हाव-भाव की नकल उतारना जो है उसमें ये बहुत ज़्यादा फेमस और बहुत ही माहिर थे, तभी इसको बोला जाता है मिमिक्री आर्टिस्ट, ठीक है। तो मिमिक्री आर्टिस्ट जो है ये एक जो है एक पोर्टफोलियो होता है जिसको ये जो है शो करते थे। और अलग अलग जो सिनेमा थे उसमें इन्होंने बेहतरीन योगदान अपना दिया। How many premium Indian mango varieties were included for display at the मैंगो मैजिक इवेंट? ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको बताना चाहूँगा कि जो कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया है तो इन्होंने जो सिएटल है तो उन्होंने मैंगो मैजिक कार्यक्रम का जो सेकंड जो फेज़ है वो यहाँ पर उसका आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य यही कि जो भारतीय आम है इनको अमेरिका में और भी ज़्यादा लोकप्रिय यहाँ पर बनाना। तो इस प्रोग्राम में क्या हुआ है कि अमेरिका के जो बड़े रिटेलर्स और इम्पोर्टर्स हैं इनको भारत की 7 अलग अलग किस्में जो हैं अलग अलग किस्म के जो आम है वो यहाँ पर इनको टेस्ट करवाए गए। और भारतीय जो कृषि निर्यात है जो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट है ताकि इसको बढ़ावा यहाँ पर मिल सके। तो ये चीज़ काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेगी और अल्टीमेटली टारगेट यही है कि जो भारत का जो कृषि एग्रीकल्चर जो एक्सपोर्ट है इसको आगे बढ़ावा करना। तो इसके लिए जो मैंगो मैजिक ये इनिशिएट जो है ये जो कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया है इनके द्वारा जो है वो यहाँ पर लिया गया है, ठीक है। तो ये चीज़ जो है आप लोग यहाँ पर नोट कर लें कि अलग एक इवेंट हुई है जो इंडियन मैंगोज़ को प्रमोट किया जा सके और इसमें 7 अलग अलग जो वेराइटीज़ हैं इनके आमों को जो अमेरिकन जो व्यापारी हैं इनके लिए जो है लीडिंग इम्पोर्टर्स होते हैं इनको यहाँ पर बुलाया गया और इसमें जो है इनको ये चीज़ें चखाई गई हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। तो क्वेश्चंस भी यहाँ से बेसिकली पूछा जा सकता है। और इसमें जो अलग अलग किस्में उसमें अल्फांसो है, केसर है, बंगनपल्ली है, हिमायत, लंगड़ा, दशहरी और राजापुरी, ये अलग अलग तरीके की जो आमों की वैरायटीज़ है ना वो यहाँ पर जो है दी गई। और इसमें जो है कोस्टको और 100 से अधिक जो अमेरिकी इंपोर्टर्स हैं इन लोगों ने यहाँ पर भागीदारी की है। और 2023 और 24 में जो है 10 मिलियन US$ जो पिछले साल से 130% अधिक है उसमें जो है निर्यात की वृद्धि भी हमें यहाँ पर देखने को मिली है। हीमोफीलिया किस प्रकार का एक डिसऑर्डर है जिसके लिए अहमदाबाद सिविल अस्पताल ने यह एक विशेष उपचार कार्यक्रम यहाँ पर चलाया? तो अभी ये चर्चा में है। आपको पता होगा कि जो हीमोफीलिया है
तो ऐसे रोगियों को 17 करोड़ रुपए से अधिक का जो इलाज है, मुफ्त इलाज है, वो प्रोवाइड यहाँ पर किया गया है। तो अहमदाबाद का जो सिविल अस्पताल है इसने 2025-26 के दौरान जो 669 हीमोफीलिया जो पेशेंट थे, इनको 17 करोड़ रुपए से अधिक का जो इलाज है वो यहाँ पर प्रोवाइड कराया गया है। और इसमें जो है एक रेयर जेनेटिक ब्लीडिंग डिसऑर्डर होता है बेसिकली ये। तो इसमें क्या होता है कि जो एक ऐसी जेनेटिक बीमारी है, इसमें शरीर में खून का जो थक्का जमना वाले जो प्रोटीन्स होते हैं, इसको बोलते हैं क्लॉटिंग फैक्टर्स, तो इसकी कमी हो जाती है, जिससे चोट लगने पर खून का बहना जो है बंद नहीं होता। और इतनी महंगी दवाइयों का खर्च जो है आम लोगों के लिए उठाना बहुत ही मुश्किल है, इसलिए जो गुजरात की सरकार है तो इन्होंने जो है GMERCL जो है इसके ज़रिए जो इन दवाओं को इन्होंने बहुत ज़्यादा थोक में ख़रीदा और जो मरीज़ हैं इनको उपलब्ध इन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर कराया। तो आपको पता होना चाहिए कि हीमोफीलिया एक तरीके की ऐसी बीमारी होती है जिससे चोट लगने पर जो है खून जो है जल्दी से नहीं जमता है। आम तौर पर आपने देखा होगा कि कभी अगर आपकी उंगली हल्की सी कट जाए, ठीक है, तो क्या होगा, थोड़ी देर खून निकलेगा, फिर उसके ऊपर जो है एक लेयर जम जाएगी और खून जम जाएगा। बट अगर किसी को ये जो हीमोफीलिया है, तो हीमोफीलिया में उसकी जो ब्लड फ्लो है वो लगातार बरकरार रहेगी और जो क्लॉटिंग फैक्टर्स वाला जो बेसिकली वो प्रोटीन होता है ना, वो यहाँ पर जो है कम होता है, ठीक है, ऐसे पेशेंट्स में। तो उस वजह से जो खून है उसका निकलना जो है फ्लो ज़्यादा यहाँ पर रहता है और एक तरीके की ये इनहेरिटेड या जेनेटिक कंडीशन होती है। तो ये या तो जो माता पिता हैं उनसे मिलती है, फिर उनके पूर्वजों से जो है बच्चों में आ जाती हैं। और इसके लिए बेसिकली क्या होता है कि जो फार्मास्यूटिकल्स जो स्पेशलाइज्ड इंजेक्शंस होते हैं ये इसके लिए इस्तेमाल में किए जाते हैं, जैसे कि फैक्टर 8, फैक्टर 9 जो खून में उन प्रोटीन्स की जो कमी होती है उसको जो है ये पूरा करते हैं। तो ये न्यूज़ जो है कई मायनों में इम्पॉर्टेंट यहाँ पर रहेगी। पहले तो कितने पेशेंट्स का ट्रीटमेंट यहाँ पर किया गया, किसने किया, ठीक है, और ये हीमोफीलिया है क्या, तो इसके बारे में जो है आपको थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। जो गुजरात मेडिकल एसोसिएशन, जो गुजरात मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, इसके द्वारा जो है बल्क में इनको बाय किया गया और पेशेंट्स को जीरो कॉस्ट पर जो है प्रोवाइड यहाँ पर कराया गया, ठीक है। 2026 महिला FA का जो कप का फाइनल था, ये मैनचेस्टर सिटी में मैनचेस्टर सिटी ने किस टीम को हराकर जो है ये खिताब अपने नाम पर यहाँ पर जीता है। तो क्वेश्चन कहा गया है कि जो मैनचेस्टर सिटी वुमेन फुटबॉल क्लब ने जो है बेसिकली वेम्बली स्टेडियम में जो ब्राइटन एंड होव एवियन जो है इसको 4-0 से हराया। तो ये बेसिकली ब्राइटन एंड होव जो एल्वियन है तो इसको इन्होंने 4-0 से हराकर जो है वो अपने नाम पर किया। तो स्पोर्ट्स इवेंट काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये मैनचेस्टर सिटी का जो है 4th नंबर का जो है FA जो कप है उसका टाइटल इनको मिला है। तो इस जीत के साथ में इस क्लब ने पहली बार जो वुमेन सुपर लीग WSL और FA कप का जो डबल है वो अपने नाम पर हासिल करने वाली जो है इतिहास की तीसरी टीम बनी है। इससे पहले ये कारनामा जो है केवल चेल्सी और आर्सेनल जो है इन्होंने यहाँ पर किया था। तो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट रहेगी कि कहाँ पर ये हुआ, किसने किसको हराया। तो ये चीज़ आप केवल नोट यहाँ पर कर सकते हैं। अपने थोड़े छोटे छोटे नोट्स बनाया करिए इन PDFs को रीड करके, ताकि एग्जामिनेशन टाइम पर जो है ईजिली आप इन चीज़ों को जो है थोड़ा सा रिव्यू कर पाएँ, ठीक है। सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका ने अपनी जो बेंचमार्क ओवरनाइट पॉलिसी रेट्स है OPR, इसको कितने प्रतिशत यहाँ पर बढ़ा दिया है। तो बेसिकली क्या हुआ है कि जो श्रीलंका के सेंट्रल बैंक है CBSL, तो इन्होंने अपनी जो ओवरनाइट पॉलिसी रेट है OPR, तो इसको 100 बेसिस पॉइंट्स बढ़ाकर इन्होंने 8.75 पर रख दिया है, ठीक है। तो अब ये 100 बेसिस पॉइंट बढ़कर 8.75 बढ़ गई है। तो इसका मेन जो इम्पैक्ट है वो देखा कि ग्लोबल इशूज चल रहे हैं। एक तरफ इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच में जो ये पूरा तनाव है, इसकी वजह से सारी चीज़ें महंगी हो रही हैं। और जो पेट्रोल जैसी चीज़ें हैं वो तो ख़ास तौर पर देख रहे हो आप कि उसके आसमान प्राइस छू रहे हैं। श्रीलंका में महंगाई इन्फ्लेशन जो है अप्रैल 2026 में बढ़कर 5.4% ये हो गई है। तो बैंकों का यही मानना है कि मांग बढ़ने से जो महंगाई है वो यहाँ पर बढ़ रही है, इसलिए ब्याज दरों को बढ़ाकर इन्होंने महंगाई को वापस 5% पर लाने के लिए जो है ये लगातार कोशिश कर रहे हैं, ताकि जो श्रीलंकाई रुपया है इसको भी स्टेबल यहाँ पर किया जा सके। अच्छा, ओवरनाइट पॉलिसी रेट क्या होता है? ये एक तरीके का वह ब्याज दर होता है जिस पर सेंट्रल बैंक और अन्य बैंकों को रात भर के लिए लोन देता है। तो इसे बढ़ाने के लिए बाज़ार में जो मनी सप्लाई है वो थोड़ा सा जो कम होती है और महंगाई जो है वो यहाँ पर काबू में आती है।
तो बेसिस पॉइंट्स 100 यहाँ पर इंक्रीज़ हुए हैं, तो इस वजह से जो ये चीज़ यहाँ पर हुई है। ओके, तो श्रीलंका ने अपनी जो महंगाई है इसको कंट्रोल करने के लिए जो है यहाँ पर इन्होंने बढ़ोतरी की है, और अब ये 8.75% तक जो है ये चीज़ हमें देखने को मिल रही है। ठीक है, 100 पॉइंट्स बढ़ाकर इन्होंने ये किया हुआ है, राइट। तो ये चीज़ आप नोट यहाँ पर कर सकते हैं। टू द पॉइंट क्वेश्चंस में हम 5 ऐसे क्वेश्चंस आपसे डेली पूछते हैं, इनके आंसर्स ये हैं, आप लोग मैच कर सकते हैं। जिन लोगों ने सही आंसर दिया, वेल डन। ये 5 और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए रखे हैं, आप इनका रिप्लाई भी कमेंट सेक्शन में करिएगा। और जो हमारी पूरी पीडीएफ है वो करंट अफेयर्स फंडा का जो हमारा ईयरली मेंबरशिप है, तो उसमें आपको ये मिल जाएगी, और आप जाकर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, और इसमें आपको सब कुछ मिलेगा। कोई भी डाउट है तो 8448169188 इस पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, ताकि हम आपको जो कोई भी सपोर्ट है वो हम प्रोवाइड आपको करा सकें। तो व्हाट्सएप करेगा अगर आपको कोर्स से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए, पीडीएफ से रिलेटेड कोई भी पॉइंट आ रहा है, और कोर्स को बिंदास बाय कर लीजिएगा। 399 अभी ये ऑफर प्राइस चल रहा है, आई थिंक पहले ये 599 था, तो अभी आपको स्पेशल डिस्काउंट में ये चीज़ मिल जाएगी। और टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लेना, यहाँ पर भी बहुत सारी न्यूज़ जो है हम कवर करते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइज, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन।